हेलो गाइस, तो मैं इस वीडियो को दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि पिछली वीडियो में वॉइस वो ठीक नहीं थी। और वैसे भी मैं वीडियो में टाइम स्किप दे दूंगा कि तुम लोग नए वीडियो कहाँ से देख सकते हो। हम देखते हैं कि विक्र अभी भी उस डीमन को गले लगाए हुए था। वो डीमन कहती है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। तो तुम्हारा ही नाम विक्र है। मैंने अपने रूममेट से तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है। विक्र उस डीमन से कहता है, कैमोमोर को क्या हुआ? तो वो डीमन कहती है कि क्यों, क्या तुम्हें उसकी चिंता हो रही है? और वो डीमन केमो को अपने सर के अंदर दिखाते हुए कहती है, जबकि मुझे उसके बॉडी पर एक दिन कंट्रोल करने का राइट है, लेकिन तुम कब तक मुझे गले लगाए रखोगे? और ये बल डीमन विक्र के ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन विक्र उसके अटैक को डॉज करके उसे डिस्टेंस बना लेता है। वो डीमन विक्र की तरफ बढ़ते हुए कहते हैं कि जबकि हम एंड्रोमेलियस के स्पेशल ट्रैप में हैं, लगता है कि तुम वही डीमन हंटर हो जिसने मेरे साथियों को मारा है। और ये सोचना कि कैमोमोर जिस पर्सन को खोज रही थी वो वही डीमन हंटर निकलेगा। लेकिन कुछ अजीब है, एक इंसान को 10 क्रॉप्स के बारे में कैसे पता चला? यहाँ तक कि मैं अपने डिमोनिक आई से उसकी आत्मा को भी नहीं खोज पाई। क्या तुम इसी दुनिया से ही हो? लेकिन विक्र वो कुछ नहीं कहता। वो डीमन कहते हैं कि हा, तुम सच में बहुत कोल्ड हो। अगर मैं तुम्हें कैमोमोर के पीसफुल कहानियों के बारे में सुनाऊंगी तो शायद तुम मुझे जरूर आंसर दोगे। एक आदमी से मिलने के लिए उसने फॉरबिडन कंप्लीटली रिवाइवल स्पेल सीखा। ये इस पीसफुल लड़की की कहानी है, पर वो इसमें फेल हो गई और इसके रिजल्ट में वो अपनी बॉडी को नहीं हिला पाई और वो एक ऐसी रूम में पड़ी रही जहाँ पर कोई आता जाता नहीं था। उसने पहले ही सब कुछ ट्राई कर लिया था, इसलिए उसके अंदर जीने की इच्छा नहीं थी। और वो एक क्रीपी स्माइल देते हुए कहती है, जो कि मेरा वन ऑफ द फेवरेट स्माइल है। और वो कहती है, सबसे मजेदार बात तो ये है, उसने मुझे एक डेमन को आखिरी उम्मीद कहा। तुम्हें पता है, हमारे बीच कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद उसे तुम्हारे लिए तड़पते हुए सुनना मेरे दिल को कितना सुकून दे रहा था। विक्र मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। अगर मैं किडनैप नहीं हुई होती तो तुम नहीं मरते। मुझे तुम्हें अकेला उन बर्बर के साथ नहीं लड़ने देना चाहिए था। तुम मुझे छोड़ के कैसे चले गए? मैं तुम्हें बहुत मिस करती हूँ। अब ये सुन विक्र से रहा नहीं जाता। वो तेजी से डीमन के ऊपर अपने बेल्जेबक के साथ अटैक कर देता है, लेकिन वो अपने अटैक को बीच में ही रोक देता है। वो डीमन कहती है कि तो डीमन के साथ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में तुम जानती ही होंगे। अगर मैं मरती हूँ तो साथ ही कैमोमोर भी मर जाएगी। और वो डीमन अपने स्केलेटन के साथ विक्र के ऊपर अटैक करते हुए कहती है, तुम उस लड़की को नहीं मार सकते जो कि इतने लंबे टाइम तक सिर्फ तुम्हारा इंतजार करती रही। लेकिन विक्र उसके बातों पर ध्यान नहीं देता। उसके अटैक को डॉज करते हुए अपने बेल्जेबक के साथ उस मॉन्स्टर के ऊपर 2-4 स्लैश मार देता है। लेकिन विक्र देखता है कि उसके अटैक का कुछ असर ही नहीं हुआ, तो वो थोड़ा हैरान हो जाता है। वो डीमन कहती है, हा, क्या तुमने सोचा कि मैं एक ऐसी मैजिक का यूज़ करूंगी जैसे कैमोमोर तुम पे कर रही थी? कोई भी ग्रेजुएटर मेरे ट्रू पावर को नहीं काट सकता। और वो स्केलेटन मॉन्स्टर विक्र को पकड़ के घसलाते हुए उसको दूर फेंक देता है, जिससे विक्र की हालत खराब हो जाती है। वो डीमन कहती है, कैमोमोर को बचाने के बारे में भूल जाओ, तुम मेरे वजह से अब यहाँ पर मरने वाले हो। लेकिन विक्र वो तो कुछ और ही सोच रहा था। वो अपने मन ही मन कहता है, अगर कैमोमोर ने मुझे बचाने के लिए डीमन के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, इसका मतलब ये है कि कैमोमोर का फ्यूचर वो बदल गया है। एक हीरो बनने की वजह उसने एक डीमन के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, क्योंकि मैंने अपने बॉडी को जंगल में छिपा दिया था। डीमन को मारने के लिए उस इंसान को मारना होता है जिसने डीमन के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है। ये बात मुझे पहले से ही पता है, लेकिन मैंने ऐसा क्यों कहा? क्या मैंने ऐसा इसलिए कहा ताकि आखिरी समय पर मैं उसे कंफर्ट दे सकूं? क्यों मैंने ऐसा क्यों कहा जो मैं नहीं कर सकता? वो डीमन विक्र की तरफ आगे बढ़ते हुए कहती है, लगता है कि तुम लड़ने टाइम बहुत सोचते हो। और वो डीमन अपने पूंछ के साथ विक्र के ऊपर अटैक करके विक्र को उस स्टैचू में घुसा देती है। लेकिन विक्र वो अभी भी अपने मन ही मन कहता है, मुझे पता है अगर मैं 10 क्रॉप्स को नहीं मारूंगा तो ह्यूमन रेस वो कोलैप्स हो जाएगी, या तो कैमोमोर या तो पूरी ह्यूमन रेस। मुझे दोनों में से सिर्फ एक को ही चुनना होगा। लेकिन अगर थोड़ी सी भी उम्मीद है तो मैं इसे होल्ड करके रखना चाहता हूँ। वो डीमन विक्र के पास जाती है और कहती है, 9 और 10 क्रॉप्स के बारे में सोचने पर वो एक ऐसे इंसान से हार गए जो कि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं है। और वो डीमन एक अटैक बनाते हुए कहती है, विक्र वन बास्केटबॉल, क्या तू जानता है कि तेरे कारण डीमन रेल्म के गेट को खोलने में कितनी देर हो रही है? और ये बोल विक्र के ऊपर अटैक करके अपने हाथों को विक्र के अंदर घुसा देती है। और वो अपने हाथ को निकालते हुए कहती है कि क्या तू अभी भी कैमोमोर को बचाने के बारे में सोच रहा है? तू एक लो रैंक ग्रेजुएटर है जो तू मुझे कभी नहीं हरा सकता। एंड द एंड तू एक दैन्य इंसान है जो कि किसी चमत्कार से ही तू बच सकता है। विक्र कहता है कि एक चमत्कार, और वो डीमन के दोनों सिंगों को पकड़ लेता है। डीमन को कुछ समझ में नहीं आता। विक्र कहता है कि ये सुनने में काफी अच्छा लग रहा है, और वो अपने सर को डीमन के सर के ऊपर मारता है, जिससे डीमन वो पूरी तरह से हिल जाती है। विक्र कहता है कि कैमोमोर, क्या तुम मुझे सुन रही हो? मेरे लिए इस डीमन को काटना मुश्किल हो रहा है, लेकिन मैं तुम्हें बचाऊंगा। मैं चाहता हूँ कि तुम कॉन्ट्रैक्ट को रजिस्ट कराओ। तुम्हारी आत्मा को कॉन्ट्रैक्ट करने वाले
वाली बैंड वो एब्सोल्यूट नहीं है, इसलिए तुम ये कर सकती हो क्योंकि तुम मैजिक में स्किल्ड हो, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट जाओ। इसके पेमेंट के तौर पर तुम्हारी आत्मा को जलाई जाएगी, लेकिन मैं उसी टाइम उस डीमन को मार डालूंगा। हम दोनों मिलके एक मिरेकल करेंगे। अब ये सुन डीमन से रहा नहीं जाता। वो विकिर को एक लात मारते हुए कहती है, पागल कुत्ते चुप हो जा। विकिर उस लात के किक से काफी दूर जाकर फेंकाता है। वो डीमन कहती है, मैं तुझे अपना अनडेड बनाऊंगी और 9वीं और 10वीं क्रॉप्स को बचाने के लिए तुझे उस पर काम पर लगाऊंगी और तू अपने हाथों से ही ह्यूमन रेस को खत्म करेगा। लेकिन दूसरी तरफ विकिर अपने आप को जैसे तैसा खड़ा करता है और कहता है, उससे पहले मैं तुझे मार डालूंगा डीमन। तभी विकिर को उस लेटर के बारे में याद आता है जो ह्यूगो ने विकिर को दिया था। वो एक स्वॉर्ड मास्टर कैसे बने। विकिर उस लेटर के बारे में सोचता है और कहता है कि ये कितनी अजीब बात है। उस लेटर की स्पेशल कंडीशन के बारे में सोचने पर ये कितना घटिया है, लेकिन मेरी लास्ट उम्मीद वही है। मैंने कभी उम्मीद नहीं किया था कि ऐसा होगा। ह्यूगो ली बास्करविले। दूसरी तरफ हम देखते उस डीमन को जो कि अपने रियल फॉर्म में आते हुए कहती है, विकिर वॉन बास्करविले, आज तो मेरे हाथों ही मरने वाला है। विकिर भी उसके साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और कहता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक स्वॉर्ड मास्टर बन जाऊंगा। और वो लेटर के बारे में सोचता है जिसमें लिखा हुआ था, एक टॉप रैंक गजेटर होने के नाते तुम जो करने में केपेबल हो, एक स्लोपी 7 टेक्निक को परफेक्ट करने के लिए तुम्हें एक स्वॉर्ड मास्टर बनना होगा। इसी कारण मैं उस प्रोसेस को लिख रहा हूँ जिसे मैं होकर एक स्वॉर्ड मास्टर बना। मैं एक स्वॉर्ड मास्टर कैसे बना, तुम्हारे जन्म के कुछ टाइम बाद ही। मैंने तुम्हें ये स्टोरी पहले भी बताया है, लेकिन रोक्साना और पेमलुप को खो जाने के बाद मैं निराशा में पूरी तरह डूब गया था और मैंने अपने दिनों स्वॉर्ड के साथ पागलों की तरह बिताया। उस टाइम मेरा रैंक टॉप रैंक ग्रेजुएटर था। एक स्वॉर्ड मास्टर बनने के लिए मैं अपनी स्वॉर्ड को हर दिन चलाता था, लेकिन चाहे मैंने इसे कितनी बार ही किया, लेकिन मैं एक स्वॉर्ड मास्टर नहीं बन सका। इसलिए मैंने तिनके का सहारा लेने के बारे में सोचा और मैंने 10,000 लाइब्रेरी के सारे बुक को पढ़ डाला और मुझे मिल गए एक ट्रू स्वॉर्ड मास्टर की शब्द जो कि अपने वंशजों के लिए छोड़ के गए थे। ग्रेजुएटर बनने के लिए एक पर्सन को अपने सभी इमोशन को त्यागना होगा। हालांकि एक स्वॉर्ड मास्टर बनने के लिए हमें उन इमोशन को दोबारा से पाना होगा। मैंने उन शब्दों को फॉलो किया और गुस्सा, एक्साइटमेंट, सैडनेस, मैंने इन्हें सीखने में कड़ी मेहनत की। मैंने अलग अलग तरीके अपने, खुश होना, गुस्सा होना, दुख होना, एक्साइटमेंट होना, लेकिन जबरदस्ती इमोशन बनाने के चक्कर में एक साइड इफेक्ट पड़ा। एक पॉइंट के आगे जब मुझे गुस्सा आना होता तब मैं हंस पड़ता था और जब मुझे खुश होना था तब मेरा मुंह सिकुड़ जाता था और इससे मेरे इमोशन दिखाना खत्म कर दिया। और इस तरह से एक स्वॉर्ड मास्टर बनने का मेरा रास्ता धीरे धीरे एक भूल-भुलैया में डूब गया। और अपनी प्यास बुझाने के लिए जो मेरी स्वॉर्ड नहीं बुझा सकी, तो मैंने अपने पावर का यूज अपने फैमिली को रिवाइव करने के लिए किया और मैंने अपने पावर को बढ़ाने के लिए मैंने कई सारे बच्चे पैदा किए और फैमिली के रूल के अकॉर्डिंग मैंने अपने सभी बच्चे को कोलोडीन ऑफ स्वॉर्ड में भेज दिया। हालांकि मुझे एक ऐसी जगह फील हुई जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। किसी कारण से एक छोटा बच्चा, कोई नहीं जानता था वो इतना डिस्परेटली स्ट्रगल क्यों कर रहा है। बच्चे के बॉडी में पानी घुसने का दर्द उसे क्यों सहना पड़ रहा है। उसको देखने के बाद मेरे चेस्ट में कुछ फड़फड़ा उठा। टैलेंट खोजने की खुशी, गुस्सा, इसलिए मैंने एक छोटी जिंदगी को क्रूर जगह पे भेज दिया। बच्चे और खुद पर लगी चोटों का दुख और एक्साइटमेंट इस बात का कि इस बच्चे का फ्यूचर कैसा होगा। इमोशन के उस जटिल सागर में मुझे रियलाइज हो गया और मुझे अगले दिन ये पता चला कि मैं एक स्वॉर्ड मास्टर बन गया हूँ। पोमेरियन को वापस लाना और स्वॉर्ड मास्टर बनना, ऐसा लगता है कि तुमने मुझे सब कुछ दे दिया है मेरे बेटे। स्वॉर्ड मास्टर बनने का बात इस बात पर निर्भर करता है कि जटिल इमोशन को किसी तरह से फील करके उसे पाना होगा। अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो मेरा मानना है कि तुम एक स्वॉर्ड मास्टर बन सकते हो मेरे बेटे। अब प्रेजेंट में हम देखते हैं विकिर को जो कि अभी भी उस डीमन के साथ लड़ रहा था। वो अपने मन ही मन कहता है, मेरा बेटा, ये सोचना कि वो मेरे पिछली लाइफ के कंपेयर में वो बदल जाएगा। और वो सेरी की पावर को देखता है और कहता है, सेरी के मैजिक को ख़त्म करने के लिए मुझे एक स्वॉर्ड मास्टर बनना होगा। मुझे कुछ रियलाइजेशन की ज़रूरत है क्योंकि मेरे साथ अभी सिंथेसिस की पावर नहीं है। तभी वो डीमन एक अटैक करके विकिर को हवा में उड़ा देती है जिससे विकिर की हालत ख़राब हो जाती है। विकिर कहता है कि ह्यूगो ने क्या कहा था, गुस्सा और दुखी इस वक्त मेरे अंदर है। और विकिर टप्पा खाते हुए दूर जाकर फेंकाता है। वो डीमन विकिर को देखते हुए एक स्माइल देती है, लेकिन तभी उसकी हंसी गायब हो जाती है। वो कुछ देख हैरान हो जाती है क्योंकि विकिर वो सही सलामत खड़ा हो चुका था। वो मन ही मन कहता है, इस सिचुएशन में मैं खुश और एक्साइटमेंट भी हूँ। तभी वो डीमन विकिर के ऊपर अटैक करते हुए कहती है, उस फेस का क्या मतलब है कमीने। वो अटैक जाके विकिर को लगता है जिससे विकिर हवा में उड़ जाता है। लेकिन विकिर जैसे तैसे अपने आप को संभालता है और तेजी से डीमन की तरफ बढ़ते हुए बास्केटबॉल का 7 टेक्निक का यूज करते हुए उस डीमन के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन उस डीमन पे अटैक लगने से पहले ही विकिर का हाथ वो कट जाता है। वो डीमन हंसते हुए कहती है, लगता है कि तू बुक के मामले में उतना भी स्मार्ट नहीं है। तो मेरे
मेरे शील्ड को कभी नहीं तोड़ सकता। और अचानक से विक्र के मुंह को पकड़ते हुए उसे जमीन में गाड़ देती है और वो एक क्रीपी स्माइल देते हुए बोलती है, मुझे नहीं पता कि तू क्या सोच रहा है, लेकिन क्या तू सच में सोचता है कि केमू मरहूत जाग जाएगी और वो मेरे कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट जाएगी। और वो डीमन अपने पावर का यूज करती है जिससे वहाँ पर एक बहुत बड़ा फॉर्मेशन खुलता है जिसके अंदर से बहुत सारे हाथ आके विक्र को चारों तरफ से पकड़ लेते हैं। वो डीमन विक्र से कहते हैं कि हा 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 चलो देखेगी क्या तू इस अटैक से बच सकता है कि नहीं। और आसमान से एक बहुत बड़ा हाथ विक्र के ऊपर जाके गिरता है जिससे वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। और जैसे धुआं क्लियर होता है हम देखते हैं विक्र को जिसका एक हाथ कट चुका था, उसकी हालत खराब हो चुकी थी लेकिन फिर भी वो सांस ले रहा था। वो डीमन भी विक्र को देखती है। वो कहती है कि ये अटैक लगने के बाद भी तू नहीं मरा, क्या तू सच में इंसान ही है ना। हम देखते हैं विक्र को जिसकी हालत खराब थी लेकिन फिर भी वो खड़ा होने की कोशिश कर रहा था। और वो अपने मन ही मन कहता है, मेरे लिए खड़ा होना मुश्किल हो रहा है और मेरा मास सैलामेंडर स्किल मेरे बॉडी को और भी ज़्यादा रिजनरेट नहीं कर सकता। और वो केमिस के बारे में सोचता है और कहता है, लेकिन फिर भी मुझे उसके लिए खड़ा होना ही होगा, चाहे मुझे ये कितनी बार ही क्यों ना करना पड़े, मैं ये करूँगा। तभी एक आवाज़ आती है कि इडियट, ये वो एक्सप्रेशन नहीं है जो मैं देखना चाहती थी। ये सुन विक्र वो हैरान हो जाता है। वो अपने सामने की ओर देखता है। हम देखते हैं उस डीमन को। वो डीमन भी हैरान हो चुकी थी। वो कहते हैं कि क्या, क्यों, कैसे। हमें पता चलता है कि केमो वो जाग चुकी थी और अपने ऊपर से डीमन को हटाने की कोशिश कर रही थी। वो विक्र से कहती है, जैसा कि तुमने कहा मैंने वैसा ही किया। डीमन केमो को कहती है कि केमो मोर, अगर तू कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट गई तो तेरी आत्मा को टुकड़े टुकड़े कर दिया जाएगा। लेकिन केमो को उसकी बातों से घंटा फर्क नहीं पड़ता। वो विक्र से कहती है, मैं इसे लंबे टाइम तक नहीं रोक सकती, इसलिए इसे एक ही चाकू में मार डालो। अगर तुम फेल हो गए तो मेरी गर्दन तुम्हारी स्वॉर्ड की म्यान बन जाएगी। विक्र कहता है, ऐसे टाइम पे भी मजाक करना, जैसा कि हीरो से उम्मीद थी। तुम्हें 100 में से 100 मिलता है केमो मॉर्ग। केमो कहते कि क्या तुम्हें अभी रियलाइज हुआ, मुझे दिखाओ जिस पर्सन से मैं प्यार करती हूँ। आगे बोलने से पहले वो डीमन दोबारा से केमो के ऊपर कब्जा कर लेती है और वो डीमन अपने पावर का यूज करते हुए एक बड़ा फॉर्मेशन बनाती है और कहती है विक्र से, तू पागल कमीने, क्या तुझे लगता है कि तू मेरे शील्ड को काट पाएगा। और वो अपने बड़े बड़े स्केलेटन के साथ विक्र के ऊपर अटैक कर देती है। लेकिन विक्र बस एक स्लैश मारता है और एक ही स्लैश से उसके सारे स्केलेटन वो कट जाते हैं, जिसे देख वो डीमन भी हैरान हो जाती है। दूसरी तरफ विक्र को भी वही एहसास होता है। वो मन ही मन कहता है, क्या ये वही बात थी जिसका मतलब उसने कहा था, दिल में इतने सारे इमोशन का होने का कहा जाता है। मैं उन इमोशन को फील कर सकता हूँ जो मैं नॉर्मली फील नहीं करता। मैं खुश हूँ कि तुम मुझे नहीं भूली, और गुस्सा इस बात का क्योंकि फ्यूचर का हीरो इंजर्ड है, और दुखी इस बात की तुमने बहुत स्ट्रगल किया, और एक्साइटमेंट इस बात का कि हम परफेक्टली रियूनियन हुए। और अगले सीन में हम देखते हैं विक्र के ऑरा का, जो कि सॉलिड में बदल चुका था, और विक्र यूज करता है बास्केटबॉल 7th टेक्निक, जिससे डीमन वो बीचों बीच कट जाती है और वो विक्र की तरफ देखती है, लेकिन उसके लिए काफ़ी देर हो चुकी थी। इसके बाद हमें बताया जाता है, हर इंसान अपनी लाइफ में कलरफुल चश्मे पहनते हैं जो उनके लाइफ के लिए सही नहीं होता, लेकिन जो इंसान उन चश्मों को उतार देते हैं वो दुनिया को ऐसे देखते हैं जो आम लोग नहीं देख सकते, और वो आसानी से पार कर लेते हैं। ऐसे लोग जो कि सुपरमर्सी तक पहुंचते हैं और उन्हें स्वॉर्ड मास्टर के रूप में जाना जाता है। और अगले सीन में हम देखते हैं केमिस के बॉडी से वो डीमन निकल जाती है। वो कहते हैं कि नहीं, इम्पॉसिबल, मेरा मिशन है गेट खोलना। और ये बोलने के साथ ही वो डीमन पूरी तरह से गायब हो जाती है। लेकिन दूसरी तरफ विक्र को ऐसा फील होता है कि मानो कि उसने पुराने कपड़े पहना है, और उसे ऐसा भी लग रहा था कि उसकी देखने की पावर वो एक अलग ही लेवल पे पहुंच गई है। फिर विक्र केमस की तरफ देखता है और वो कहता है, क्या वो ठीक है। और वो केमस की तरफ बढ़ते हुए कहता है, मैं होप करता हूँ कि हम इसी तरह लंबे टाइम तक अब मिलते रहेंगे। लेकिन वो ज़्यादा चल नहीं पाता और वो केमस के पास गिर जाता है। तभी हमें वही रिंग दिखाया जाता है जिसके अंदर से लाइट चमकती है। वो इतनी देर लाइट चमकती है जिससे वो पूरा बैरियर वो गायब हो जाता है और वो दोनों रियल वर्ल्ड में आ जाते हैं। हम देखते हैं रियल वर्ल्ड में आने के साथ ही विक्र का छोटा स्पाइडर वो विक्र के पास आ जाता है, लेकिन उनकी तरफ कोई और भी जा रहा था। वो बेबी स्पाइडर वो सेंस कर लेता है और वो पीछे देखता है। हम देखते हैं कि ये केमिस की बहन रोज होती है। वो रोज बेबी स्पाइडर को देखती है। दूसरी तरफ बेबी स्पाइडर भी रोज को घूर के गुस्से में देखता है, लेकिन रोज वो कुछ नहीं करती, अपनी बहन को उठा के वहाँ से जाने लगती है। विक्र खड़ा हो जाता है। वो कहता है रोज को रोकने के लिए। वो रोज से कहता है कि ये फैक्ट तुम हिल सकती हो, इसका मतलब ये है कि केमिस वो सेफ है। ये शर्म की बात है कि हमारे लिए यहाँ मिलना ठीक नहीं होगा, लेकिन हम दोनों के लिए ठीक होगा यहाँ से निकल जाना। वे विक्र अपने पैकेट से कुछ निकाल के रोज की तरफ फेंक देता है और कहता है कि इसे केमिस को दे देना। और विक्र रोज को बताता है कि अगर केमिस मुझसे मिलना चाहती है तो उसे यहाँ पर आना होगा। रोज पहले तो उस चीज़ को देखती है, फिर वो केमिस को पकड़ के वहाँ से लेके जाने लगती है। अगले दिन में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि चिल्लाते हुए कहती है कि वाह, बहुत ही बढ़िया। एकेडमी पर चिप के अटैक करने वाला वो खतरनाक नाइट हाउंड था, हालांकि अनएक्सपेक्टेडली कुछ डैमेज नहीं पहुंचा। बियांका कहती है वो लड़की जो कि स्काला वाला मास्क पहनी थी वो एक ब्लैक सोर्सरर थी।
टूडो कहता है कि हाँ, लगता है कि वो नाइट हाउंड से लड़ रही थी। ये एम्बैरेसिंग बात है, लेकिन मेरे अंदर उतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उनके बीच जाऊं। पीगी कहता है मैं इतना डर गया था कि मुझे लगा कि मैं बेहोश ही हो जाऊंगा। सेंचो कहता है कि नाइट हाउंड वो एक ऐसा वॉलेंट पर्सन है जिसे मैंने अब तक देखा है। तभी वहाँ विक्र भी आता है और कहता है कि इसे मैं इतना डर गया था कि मैं ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहा था। वो सभी विक्र को देख हैरान हो जाते। वो कहते हैं कि विक्र तुम कहाँ पर थे, हमें तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी। डॉलर्स भी कहते हैं कि हाँ, जब हम इस जगह की तलाशी कर रहे थे तुम हमें कहीं नहीं देखे। तुम कहाँ थे, क्या तुम अपने दोस्तों को पीछे छोड़ के कहीं छुप गए थे। विक्र था वो तो कुछ नहीं बोल पाता। तभी वहाँ पर कोई आता है और कहता है कि हे तो कॉमनर, तू अकेले कहाँ भाग गया था। हमें पता चलता है कि ये ट्रिपल्स होते। वो कहता है कि अगली बार तू ऐसा काम करेगा तो हम तुझे अपने साथ नहीं रखेंगे। और तीनों एक साथ कहते हैं कि अगली बार ऐसा मत करना। सिंकिया कहती है क्या वो एक गैंग बना रहा था। डॉलर सोचती है मैंने एक बार दोबारा से सिचुएशन को गलत समझ लिया, वो ठीक है। और इसी तरह रात से सुबह हो जाती है। हम देखते विक्र को जो कि आसमान में देखते हुए कहता है मैं तुमसे दोबारा मिलने के लिए क्यूरियस हूँ केमू मोर। तभी सीन कट होता है। हमें दिखाया जाता है रोज को जो कि केमू का इंतजार कर रही होती है। केमू एक गुफा से निकलती है। वो अपने हाथों को देखते हुए कहती है मेरी बॉडी बर्बाद हो गई है क्योंकि सेरी पागल हो गई थी और उसने अपने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दिया। इस वजह से मैं उसे ठीक से ग्रेड भी नहीं कर पाई। मैंने ऐसा क्यों सोचा कि वो एक इडियट की तरह मर गया होगा, लेकिन सच तो यह है कि उसने मुझे चोट ना पहुंचाने की पूरी कोशिश की। और वो खुश होते हुए कहती है तो इसका मतलब यह है कि वो कम से कम मुझ पर भरोसा तो करता है। इस बार मैंने उससे लड़ाई की, मैं उससे भागी नहीं। विक्र और मैंने ये काम किया क्योंकि हमने हार नहीं मानी। और वो अपने साइड देखती है और कहती है कि तो तुम इसके बारे में क्या सोचती हो। क्या विक्र ऐसा आदमी नहीं है जिसके लिए मैं अपनी जान रिस्क में डालूं। शेरे हम देखते हैं कि शेरे वो अभी भी जिंदा होती है लेकिन वो रो रही होती है बच्चों की तरह। वो केमे से कहते हैं कि तुम हमारे कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट गए, ये तो एक स्कैम है। केमो कहते हैं कि मेरा अपने बॉडी पर पूरा कंट्रोल है। क्या विक्र ने सच में तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दिया है, लेकिन तुम अभी भी जिंदा क्यों हो। शेरे कहती है ऐसा इसलिए क्योंकि तुमने हमारे 12 घंटे का कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दिया और तुम्हारे प्लेंटी के तौर पे मैं कम से कम कुछ टाइम तक जिंदा रह सकती हूँ। केमो अपने मैजिक का यूज़ करते हुए कहती है तो मुझे लगता है कि मैं अपने मैजिक का यूज़ करके तुम्हें कुचल के मार सकती हूँ। और वो शेरी को अपने मैजिक से कुचलने लगती है। शेरी कहती है कि नहीं नहीं मुझे मत मारो, ये दर्द दे रहा है, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूँगी, प्लीज़ मुझे मत मारो। ये सुन के केमो एक इविल स्माइल देते हुए कहती है कि ठीक है तो तुम अपनी मुझे सारी पावर और अथॉरिटी दे दो, जबकि हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट नहीं है क्योंकि अब से हम मास्टर और स्लेव है। शेरी कहती है वो सच में एक डेविल है, लेकिन हमें नहीं पता चलता है कि शेरी केमो को अपनी पावर अथॉरिटी देती है कि नहीं। लेकिन केमो शेरी से कहती है तुम्हारा थैंक्स कि मैं तुम्हारी वजह से विक्र से मिल पाई। शेरी कहती कि तो अब तुम क्या करोगे। तो केमो कहती है कि क्या हमें गेट खोलना चाहिए। अब ये सुन तो शेरी खुश हो जाती है और वो कहती है क्या तुम सच में ऐसा करोगी। केमो कहती है कि नहीं मैं तो मजाक कर रही हूँ, क्या तुम सोचती हो कि मैं पागल हूँ। मेरी पहली प्रायोरिटी है ठीक होना, इसलिए मैं सबसे पहले मोर्क फैमिली वापस जाऊंगी। जबकि मुझे पता चल गया है कि विक्र वो जिंदा है और हेल्दी है। मुझे उन चीज़ों को दोबारा से ठीक करने की ज़रूरत है जिसे मैंने पहले डिस्ट्रॉय किया था। और मुझे अपने मास्टर के मौत को अनाउंसमेंट करनी है और उनका शौक मनाना है। और अपने मन ही मन अपने मास्टर का थैंक यू कहती है क्योंकि वो मास्टर की वजह से ही विक्र से दोबारा मिल पाई। और वो अपने हाथों में एक कॉइन देखती है और कहती है कि अगर मैं एकेडमी में एंटर करूँ तो शायद मैं उसकी एक जूनियर बन जाऊंगी। विक्र वो दिन जब हम दोबारा मिलेंगे तब तुम मेरे होंगे। इसके बाद हमें बताया जाता है और इसी तरह एकेडमी फेस्टिवल खत्म हो गया। हालांकि ये फेस्टिवल खत्म होने के बाद भी इसका असर ऐसे ही बना रहा। स्टूडेंट आपस में बात कर रहे होते। एक स्टूडेंट कहता है कि क्या ये सच है कि नाइट हाउंड फेस्टिवल के दौरान आया था। दूसरा बंदा कहता है कि हाँ वो आया था और उसने एकेडमी पर अटैक किया था, लेकिन प्रोफेसरों ने उसे रोक दिया। दूसरा बंदा कहता है लेकिन फिर भी उसके जैसे खतरनाक विलन को जेल में क्यों नहीं बंद किया गया। बीच वाले स्टूडेंट कहता है मैंने सुना है कि वहाँ पर और एक खतरनाक विलन आया था जो एक ब्लैक मैजिशियन था, लेकिन वो दोनों विलन अपने में लड़ पड़े, इसलिए प्रोफेसर उन्हें भगाने में कामयाब रहे। हमें बताया जाता है जो स्टूडेंट कुछ नहीं जानते वो इसी तरह बात करते रहे। अगर चीज़ें गलत हो जाती तो नाइट हाउंड वाली इंसिडेंट एक खतरनाक डिजास्टर बन जाती, लेकिन वो सिर्फ एक छोटा टॉपिक बना के इसे गपशप में टाल दिए। अगले सीन में हमें डॉलर्स को दिखाया जाता है जो कि अपने क्लब मेंबर को कहती है कि आखिरकार ये आर्टिकल किसने लिखा। हमें उस आर्टिकल के बारे में बताया जाता है जो कि बहुत लंबा चौड़ा होता है नाइट हाउंड के बारे में। चलो मैं इसे फुल डिटेल में बता देता हूँ ताकि वीडियो थोड़ी लंबी बन सके। एक्सक्लूसिव नाइट हाउंड नामक बदमाश के बारे में। नाइट हाउंड ने हद पार कर दी है। महीने के पहले ही उसने इंपीरियल एकेडमी पर छिपके अटैक किया। उसका काम इंसानियत के लिए और देश के लिए खतरनाक है। वो एक ऐसा विलेन है जिसे सज़ा मिलनी चाहिए। फेस्टिवल के दौरान न ही सिर्फ उसने वहां बर्बादी की बल्कि इंपीरियल बैंक, कैपिटल क्लॉक टावर और इंटेलिजेंटिया ऑर्फन के साथ रॉयल मेमोरियल को भी बर्बाद कर दिया। ये सारी आर्टिकल पर डॉलर्स कहते हैं कि नाइट हाउंड ने फेस्टिवल के दौरान कोई भी डिस्ट्रक्शन नहीं किया। यह सब उस अननोन ब्लैक मैजिशियन के कारण हुआ था। इस आर्टिकल का मतलब है कि नाइट हाउंड फेस्टिवल में आया और स्टूडेंट को कत्ले आम किया। हालांकि वो कैपिटल का एक क्रिमिनल है, लेकिन यह फैक्ट नहीं बदलता उसने फेस्टिवल के दौरान कुछ नहीं किया।
इस आर्टिकल को आखिरकार किसने लिखा है। सभी लोग विकिर की तरफ देखने लगते हैं। डॉलर्स कहते कि विकिर फिर से तुम। विकिर कहता है कि मैंने ये आर्टिकल प्रोफेसर वेंसी के कहने पर लिखा, जो क्लब के एडवाइजर है। डॉलर्स कहते कि क्यों, जब मैं यहाँ नहीं थी तुमने ऐसा क्यों किया। विकिर कहता है कि वो फेस्टिवल के टाइम अपने स्टूडेंट काउंसिल की ड्यूटी में बिजी थी। डॉलर्स कहती है लेकिन तुम्हें फैक्ट को कंफर्म करना चाहिए था। और वो कुछ आर्टिकल निकालती है और कहती है ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है जो आज सुबह कैपिटल गोसिन से आया है। उन्होंने कहा कि कैपिटल को इम्पोर्टेंट जगह को बर्बाद करने वाला नाइट हाउंड नहीं था। नाइट हाउंड का ट्रेडमार्क वेपन एक स्वॉर्ड है, लेकिन हाल ही में जो बात सामने आई है उस जगह पर स्वॉर्ड के निशान नहीं थे। वहाँ पर सिर्फ कुछ सांप के रेंगने के निशान देखे गए थे। उस ऑफिशियल विलन का नाम सोसा बोरस है। वो मिस्टीरियस पर्सन एक आदमी नहीं है। अंदाजा लगाया गया है कि वो एक लड़की है, लेकिन वो अटैक क्यों कर रही है इसका पता अभी तक नहीं चल पाया है। और लगता है कि वो एक ग्रेजुएटर है, लेकिन अभी तक ये भी पता नहीं चल पाया है कि वो किस तरह का वेपन का यूज करती है। यहाँ तक कि सभी विटनेस वो मर चुके हैं। इसलिए बिना सोचे समझे नाइट हाउंड को जिम्मेदारियां मत ठहराओ। 3 विलन है, इसलिए हमें उन क्रिमिनल को सही से अलग करना चाहिए। विकेट सर हिला कहता हाँ तो बोल देता है, लेकिन वो अपने मन ही मन कहता है कि मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। मैं तो बस नाइट हाउंड को एक डाउटफुल इमेज बनाना चाहता था, क्योंकि किसी दिन सभी क्राइम का दोष उसी पर थोपा जाएगा। टूडो कहता है नाइट हाउंड को छोड़ो, लेकिन ये ओसा बोरस कौन है। सेंचो कहता है क्या सिर्फ एक ही बात सामने आई है। एक ऐसा ट्रेस दिखा है जो कि एक बड़े सांप का रेंगने जैसा दिखता है। तभी सिंह हाथ उठाती है और कहती है लेकिन उन्हें कैसे पता चला कि विलन एक लड़की है। डोलोरेस कहती है सभी जगह पर लिपस्टिक का निशान दिखाई दिया था। लगता है कि वो अपने क्राइम का शो ऑफ करना चाहती है। और वो लोग इस तरह बहुत सारी बातें करने लगते हैं, लेकिन विकिर वो तो कुछ और ही सोच रहा था। मुझे नहीं पता कि इसके पीछे उसका क्या मोटिव है, फ्रेंडशिप या दुश्मनी, चाहे कोई भी रीजन हो, लेकिन वो मेरे डीमन हंटिंग में इंटरफेयर करेगी तो मैं उसे ख़त्म कर दूंगा। तभी वहाँ पर एना आती है और कहती है कि मैं आ गई। डॉलर्स कहते हैं कि एना तुम्हारे पास इतने सारे डॉक्यूमेंट्स क्यों हैं। एना कहती है फेस्टिवल खत्म होने के बाद हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिली है। और वो एक विकिर को लेटर देते हुए कहती है कि विकिर तुम्हारे लिए एक लेटर आया है। तो विकिर उस लेटर को लेते हुए उसे थैंक यू कहता है और उस लेटर को खोलते हुए कहता है कि क्या एक लेटर। लेकिन जैसे विकिर उस लेटर को देखता है वह हैरान हो जाता है। लेटर को देख सिंकिया भी विकिर के पास जाके उस लेटर को देखती है। हम देखते उस लेटर को, उस लेटर में लिखा हुआ था ट्यूशन के फी के बारे में, जो कि हर एक स्कूल और ट्यूशन का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। विकिर को अपने ट्यूशन फी को देना होगा। अगले सीन में देखते हैं पेनेलोप को, जो कि विकिर के गोद में बैठी हुई थी। कोई कहता है कि मैं तुम्हारे ट्यूशन फी को भर सकता हूँ। हमें पता चलता है कि ये ओसिर होता है। वो विकिर से कहता है लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। विकिर कहता है जैसा कि मैंने तुम्हें पहले बताया है, मैं एकेडमी में रहना चाहता हूँ बिना बास्केटबॉल का नाम लेकर। और वो अपने मन ही मन कहता है ट्यूशन फी भरने में अभी 2 वीक का टाइम है। और वो दूसरों के बारे में सोचते हुए कहता है कि मैं दूसरों के रिकमेंडेशन को फॉलो नहीं करना चाहता। मुझे अपने बिहेवियर पॉइंट के कारण फुल स्कॉलरशिप नहीं मिल पाया। ओसर भी अपने मन में कहता है कि आखिरकार वो अपनी स्किल को इतनी बुरी तरह से क्यों छुपाना चाहता है। नहीं, मुझे मत कहना कि वो एक लूजर बन के रहना चाहता है अपने पावर को छिपा कर। एक टाइम पे मुझे एक कहावत समझ में आई, मैं अपनी पावर को कमजोरों के सामने छिपा कर रखना चाहता था और जब मुसीबत आती तब मैं सामने आ जाता था। अगर वो ऐसा करना चाहता है तब मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। और वो बिक्री से कहता है कि क्यों ना तुम पार्ट टाइम के जॉब पर मोस्टर हंटिंग करो, गाइड गिल्ड से एक गाइड कर लो और मोस्टर हंटिंग पर जाओ और इस तरह से तुम अपने सपनों को बदलते हुए आगे बढ़ सकते हो। विकिर कहते हैं मुझे नहीं पता कि मेरा सपना क्या है। और वो अपने मन ही मन कहते हैं कि गाइड गिल्ड, इसके बारे में सोचने पर मेरे दिमाग में कुछ आया है। फॉल के टाइम पे एक ऐसा वॉरियर था जिसने एलाइड ह्यूमन के फोर्स में एक बहुत बड़ा योगदान दिया था। जो भी मैं इनसाइडोपीडिया के मोस्टर के बारे में जानता हूँ उसी ने सब कुछ लिखा था। फ्यूचर में मोस्टर जैसे इकोनॉफिसी रिसर्च सब्जेक्ट के उसी ने बनाई थी, लेकिन वो एक देसी आदमी था। वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा नहीं था। डीमन के बैटल के अंदर उसके पास कोई भी सपोर्ट नहीं था, इसलिए वो जल्दी मारा गया। मुझे उसके बारे में बहुत कुछ पता है। अगर मैं उसे अपनी साइड ले आता हूँ तो मुझे फ्यूचर में बहुत फ़ायदा होगा। और वो मोस्टर हंटिंग के लिए मान जाता है और वो ओसिर से कहता है कि तुम्हारा थैंक यू, मैं ये करूँगा। ये सुन ओसिर खुश हो जाता है और अपने मन ही मन कहते हैं आखिरकार मैं कुछ उसकी मदद तो आया। तभी सीन कट होता है। हमें दिखाया जाता है गिल्ड गाइड शेरपा को। कोई कहता है कि गिल्ड मास्टर आ गए, दूसरा बंदा कहता है कि गिल्ड मास्टर आज का हंट कैसा रहा। हम देखते हैं गिल्ड मास्टर को, जो कि बहुत बड़ा सुअर लेके आ रहा था। वो कहता है कि जैसा कि तुम देख सकते हो ये एक सक्सेस है। इसके बाद हमें गिल्ड मास्टर का नाम बताया जाता है मिनी पिनी। गिल्ड के मेंबर कहते हैं कि ग्रेजुएटर वो एक अलग ही लेवल पर है। गिल्ड मास्टर जाते हुए कहते हैं कि ठीक है अब मैं थोड़ा रेस्ट करने जा रहा हूँ। और हम देखते हैं शेरशाह गिल्ड मास्टर का रूम, जो कि बैठा हुआ था। वो थोड़ा उदास भी था क्योंकि इस महीने वो काफ़ी मुश्किल में था, क्योंकि उसके पास फूड एक्सपेंसिव को कवर करने के लिए पैसा नहीं है और उससे गिल्ड मेंबर को वेतन भी देना था, क्योंकि बड़ी बड़ी मर्सनरी गिल्ड की वजह से वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता। ये सब मेरी गलती है। अगर मैं अपने छोटे विल पे अपने सपनों को पूरा करने के
चक्कर में स्कैम नहीं हुआ होता तो आज पैसे के लिए इतना तकलीफ नहीं उठानी पड़ती। फिर वो एक ड्रॉर खोलता है, उसमें से एक हैंकरचिप निकालता है और कहता है कि मैं एक इडियट हूँ, अगर थोड़ा सा भी मौका है तो मैं अपने सपने का पीछा करना चाहता हूँ। द आयरन ब्लड फैमिली, मेरा सपना है बास्केटबॉल फैमिली को ज्वाइन करना। तभी अगले सीन में हम देखते हैं एक बंदे को जो कि हुडी पहना हुआ था, वो दूसरे बंदे से कहता है कि यही सैसा गिल्ड है जहाँ पर मिनी पिनी नाम का आदमी रहता है। ये सुन वो बंदा गुस्से में कहता है, देखने में तो तू यंग है, तेरी हिम्मत कैसे हमारे गिल्ड मास्टर का ऐसे ही कैजुअली नाम लेने की। दूसरा बंदा कहता है कि मैं एक क्लाइंट हूँ जो कि अपना कमीशन कमाने आया है। दूसरा बंदा कहता है, क्या तू सोचता है कि अगर तू एक क्लाइंट है तो तू माइटी एक्ट करेगा। लेकिन वो बंदा दूसरे बंदे को इग्नोर करते हुए आगे की ओर निकल जाता है। तो वो बंदा गुस्से में कहता है कि तू कमीने, और वो उसे पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन वो बहुत आसानी से उसके हाथों से निकल जाता है। दूसरे लोग भी उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन वो बंदा सभी के बीच से आसानी से निकल जाता है और वो जंप करते हुए मैनी पेनी के विंडो के पास पहुंच जाता है। इसका नाम ही अजीब है, गिल्ड मास्टर ही कहूँगा, गिल्ड मास्टर। वो हैरान हो जाता है, वो पीछे की ओर देखता है। वो बंदा गिल्ड मास्टर को कहता है कि तुम्हें देख के लग रहा है कि तुम ही गिल्ड मास्टर हो यहाँ के। गिल्ड मास्टर कहता है कि लेकिन तू कौन है। तो वो बंदा कहता है कि मैं एक क्लाइंट हूँ जो कि अपना कमीशन कमाने आया है। और वो बंदा तेजी से गिल्ड मास्टर को एक कमीशन रिक्वेस्ट देता है। गिल्ड मास्टर हैरान हो जाता है, वो अपने मन ही मन कहता है कि वो बहुत फास्ट है, मैं तो रिएक्ट भी नहीं कर पाया। गिल्ड मास्टर रिक्वेस्ट देखता है और कहता है कि सर अगर तुम कुछ करवाना चाहते हो तो तुम्हें एक ऑफिशियल। तभी वो कुछ देख हैरान हो जाता है। वो बंदा अपना मार्क्स उतारते हुए कहता है, मैं जिस एम्प्लॉय को काम करवाना चाहता हूँ ये तुम मिनी पिनी। और वो बंदा अपने मन ही मन कहता है कि मैं ये कैसे बोल सकता हूँ, वो फेमस इंसान जो कि बार बार बास्केटबॉल फैमिली आता था सिर्फ इसलिए क्योंकि एक बास्केटबॉल का वेसल बनना चाहता था। दूसरी तरफ गिल्ड मास्टर उस रिक्वेस्ट देख हैरान था। हुआ कहता है कि तुम नहीं, आप सर विकिर वन बास्केटबॉल हो। हमें पता चलता है ये विकिर होता है और लास्ट में हमें उसका रिक्वेस्ट दिखाया जाता है पर हमें यहाँ पता नहीं चलता। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं ख़त्म होता है। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, बाय बाय।